नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वक्त हो चला है 5 के प्रहार का और आज का मुद्दा है चुनावी नतीजे बहाना, आयोग निशाना। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा के नतीजों के बाद चुनाव आयोग और ईवीएम पर कांग्रेस के सवाल लगातार जारी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की टाइमिंग को लेकर के आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और इसके बाद 26 नवंबर को विधानसभा का लास्ट डे है। शाम को नतीजे आएंगे, 2 दिन और 2 दिन रहेंगे। गहलोत ने कहा कि आयोग को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ साथ करवाने चाहिए। गहलोत ने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि 2 दिन पहले चुनाव संपन्न करवा रहे हो, कई बार दोबारा काउंटिंग भी होती है, कोई शिकायत भी करता है जिनका निस्तारण भी होता है। कई बार लोग चुनाव आयोग भी जाते हैं। ये संकेत देता है कि चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं है। इधर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है। इसी पर आज करेंगे चर्चा कि क्या नतीजों के बाद संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। हारने पर आयोग पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं और जीतने पर सियासी दल खुश रहते हैं। कोई चुनाव कार्यक्रम पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन हारते ही सवालों की बौछार आखिर क्यों होती है, पहले रिपोर्ट। अशोक गहलोत का चुनाव आयोग पर सवाल। गहलोत ने कहा चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का रवैया अच्छा नहीं। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ करवाने चाहिए थे। चुनाव साथ करवाना चाहिए थे इनको, हरियाणा के और महाराष्ट्र के। बीजेपी का पलटवार, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना संवैधानिक संस्था का अपमान। कांग्रेस के द्वारा निर्वाचन आयोग पर बार बार टिप्पणी करना एक संवैधानिक संस्था का अपमान है। चुनाव नतीजे बहाना, आयोग निशाना। तो क्या चुनाव पर और चुनाव के नतीजों को लेकर के जब चुनाव आयोग को टारगेट किया जाता है विपक्षी दलों की तरफ से, तो इसके मायने क्या होते हैं, इसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आज चुनाव आयोग को लेकर के आया है और इसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करवा दूं, मदन प्रजापति हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, अश्विनी दुबे हमारे साथ हैं विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आखिरकार अशोक गहलोत ने ये क्यों कहा है कि चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं है, मायने क्या है इसके? हेमंत जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अनुभवी नेता हैं जी। उनके कहने के एक एक शब्द के मायने होते हैं। अगर उन्होंने निर्वाचन आयोग पे प्रश्न उठाया है तो ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को स्पष्ट करे कि जब भी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई नेता उनके ऊपर आरोप लगाता है और निर्वाचन आयोग हमेशा मौन रहता है और भारतीय जनता पार्टी उनके सदस्य के रूप में बयान देती है, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की और निर्वाचन आयोग की कहीं ना कहीं साठगांठ है। गहलोत साहब बयान दे रहे हैं निर्वाचन आयोग पे और पलटवार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग की क्रेडिबिलिटी पर, निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर इतना बड़ा प्रश्न बार बार उठता है तो क्यों उठता है? निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है कि वो देश के तमाम पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को कॉन्फिडेंस में ले? एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी और देश कहता है एक चुनाव एक देश करना चाहते हैं, और अब हरियाणा में चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में नहीं हुए। और मैं आपके चैनल पे फिर कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत के आधार पर चुनाव कराना चाहते हैं। कि राजस्थान में जो 7 उपचुनाव हो रहे, लगातार 4 महीने से डिमांड हो रही थी चुनाव कराइए, चुनाव कराइए, चुनाव कराइए। और मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार कहते थे कि जब भजनलाल जी की सरकार इशारा करेगी तब चुनाव की तारीख आ जाएगी, क्योंकि ये राजस्थान में भी तक कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इनके ऊपर प्रेशर आया कि चुनाव तो कराने पड़ेगा, और आप देख लीजिएगा महाराष्ट्र के अंदर भी यही होगा और राजस्थान में 7 उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी।
जी, मदन प्रजापति जी, कांग्रेस पार्टी तो सीधे तौर पर कह रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी का आपस में गठबंधन है। जब सवाल चुनाव आयोग पर उठाएं तो जवाब बीजेपी की तरफ से आता है। प्रजापति साहब, देखिए, मैं इनके बारे में क्या बोलूं, ये आत्म मंत्र आत्मचिंतन करते नहीं है और आके संवैधानिक संस्थाओं पे हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। जिस आदमी को आप लॉन्च करना चाह रहे हो, 19 बार लॉन्च करते करते आपकी लॉन्चिंग पैड खराब हो गया, आप लॉन्च नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें हमारी या भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग या देश की संवैधानिक संस्थाओं का दोष नहीं है, दोष उस व्यक्ति का है, उसके अंदर जाके ढूंढिए। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो बयान था वो साफ दर्शाता है कि ये डर किस तरीके से है और डर कितना भयंकर है कि हर बार चुनाव होने के बाद में ये लोग सवाल या निशान उठाते थे, संवैधानिक संस्थाओं को गालियां बकते थे। इस बार चुनाव होने से पहले ही गालियां बकना चालू कर दिया। तो ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में चुनाव हार रहे हैं और राजस्थान के अंदर भी जो इनकी स्थिति और परिस्थिति है वो किस कदर है कि साथ के साथ उपचुनाव में ये सीटें हारने वाले हैं। अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने राजस्थान में चुनाव नहीं कराए, तो दिखा रहे हैं ना, ये डर प्रवक्ताओं के चेहरे पे है, ये डर गोविंद सिंह डोटासरा जी के भाषणों के अंदर है और ये डर आज राजस्थान के पूर्व मुख्य सुनिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाषा पर आपत्ति है कि गालियां बकना चालू हो गए, मतलब ये क्या है? ये आप मैंने गालियां नहीं बोला, बड़े प्रवक्ताओं से तो आशा नहीं की जानी चाहिए। नहीं, मैंने गालियां बकना क्या होता है? बकना क्या है? तो मैं उसके मैं ये कह रहा हूं कि ये अच्छी भाषा नहीं है सर। को गाली बकना नहीं बोला है मैंने। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैंने गालियां नहीं बकने के लिए नहीं बोला है, चुनाव आयोग को दोषारोपण करना बोला है। अगर मेरे मुंह से कोई शब्द निकला हो, आप आरोप लगाइए, लेकिन सभ्यता की पूर्वक और विनम्रता से सार्वजनिक तौर पर हम बैठे हुए हैं, भाषा का तो ख्याल होना चाहिए ना। जी, पूरी कर लीजिए बात। बिल्कुल, देखिए, मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना चालू कर दिया है इन्होंने। गालियां बकने का मतलब ये नहीं है कि गालियां किस तरीके से ये संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उनके ऊपर ये आज ये चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली होती है, चुनाव आयोग सुनता नहीं। अरे धांधली राजकुमार जी इसको नहीं कहते। इंदिरा गांधी को बाकायदा कोर्ट ने चुनाव में धांधली करने के आरोप में उनकी सदस्यता रद्द की थी। वो आपके खून के हैं, आपके नेचर में। और ये डर जो अशोक गहलोत जी का आज जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आप हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र हारना जा रहे हैं और उसका हार का ठीकरा चुनाव होने से पहले ही आप चुनाव आयोग पे फोड़ रहे हैं। और ये राजस्थान का ठीकरा जिस तरीके से प्रवक्ता यहां बैठ के फोड़ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने एक चीज कही है कि अशोक गहलोत की हर बात का एक मायना होता है। बहुत अच्छी बात है। तो जब सचिन पायलट को वो गालियां बक रहे थे, मैं फिर शब्द कह रहा हूं क्योंकि वो घिसराई रगड़ाई और आप कोरोना बोलते तो मैं उन शब्दों को क्या बोलूं, मैं उनको क्या बोलूं? कर दीजिए ना सर। नहीं, मैं उस शब्द को क्या बोलूं? चलिए सुनिए, घिसराई, अब देखिए ये बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के। अब ये हेमंत जी, आप घिसराई, रगड़ाई, कोरोना, गद्दार और अंग्रेजी बोलने वाले शब्दों को आप अपनी जबान में बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? जो 25 सितंबर का घटनाक्रम हुआ था उसका भी कोई ना कोई मायना ही रहा होगा कि आपके जो संसदीय दल की बैठक अलग थी, हर आपको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे उसका फार्म भरने आप नहीं गए, तो उसका भी कोई मायना ही होगा। क्योंकि अभी अभी मेरे मित्र ने कहा है कि अशोक गहलोत जी जो भी बोलते हैं उसका कोई ना कोई मायना होता है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि ये मायना बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी जो बोलते हैं उसका मायना होता है। और उसका मायना यह है कि राजस्थान के अंदर भी चुनाव हार रहे हैं और महाराष्ट्र में भी चुनाव हार रहे हैं। यह हार का डर है जो दिखा रहा है, मायूसी है। जब आप जीतते वहां तो आप सवाल नहीं उठाते, वहां तो ईवीएम भी ठीक है, चुनाव आयोग भी ठीक है, जैसे ही आप हार जाते हैं फिर सवाल उठाते हैं, फिर अगले चुनाव में चले जाते हैं। हेमंत जी, मैंने निवेदन किया है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। ये जितनी भी हिंदुस्तान की सरकारी एजेंसियां हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पिछले 10-12 साल से ऐसे आरोप ज्यादा क्यों लगने लगे हैं। और जब आपको आयोग कहता है कि आइए हमारे साथ बैठिए, ये ईवीएम मशीन लीजिए, इसे हैक करके बता दीजिए, तब तो आप कोई जाते नहीं, तब आप चुप रहते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है, उसके बाद कभी कहते हैं कि आयोग सहूलियत से काम करता है और जान जीतते वहां पे चुपचाप आप जश्न मनाते हैं। ये दोहरा रवैया तो नहीं चलता है ना। भारतीय जनता पार्टी का जवाब आता है। मैं कह रहा हूं सरकारी एजेंसियों के ऊपर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रश्न उठाती है तो उसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है देश के अंदर। ये हो रहा है तो क्या हो रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो हिंदुस्तान के अंदर अपना विश्वास कायम करे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के विश्वास से ज्यादा बेहतर है सबका। एक सवाल का जवाब दे दे मदन जी, जल्दी से राजकुमार जी से मैं ले लूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज ये संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से पे बोल रहे हैं, एक लाइन का जवाब राजकुमार जी दे दे कि 15 जून 1975 में जो इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो चुनाव था उसमें धांधली के कारण अयोग्य ठहराया था,
वो क्या है, उस टाइम पे संवैधानिक संस्था सही थी ना। और 26 जून 1975 में जो इमरजेंसी लगाई वो क्या दर्शाता है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और इस देश की संविधान के ऊपर आत्मा को किस तरीके से रौंदा जाता है, वो क्या कहलाता है। एक बार सिर्फ इतना सा पूछ लीजिए इनको कि जब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया था, तो इसका मतलब धांधली किसके राज में होती थी। राजीव गांधी जी के टाइम पे किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे हैं, कई मैं FIR अगर आप समय देंगे तो मैं कोर्ट करके दिखा दूंगा जी। तो इतना सा पूछ लीजिए 15 जून 1975 को क्या हुआ था। मैं आ जाऊंगा इस पर। अश्विनी दुबे साहब हमारे साथ हैं। दुबे साहब, ये जो आरोप प्रत्यारोप कोई नया नहीं है, आयोग पर भी इस और EVM को लेकर के सवाल उठाना, लेकिन इनके मायने कैसे समझे हम? आपने दोनों को सुना है, बीजेपी अपने तरीके से कहती है, कांग्रेस पर वैसे ही आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर वैसे आरोप लगाती है, और अब तो जो अशोक गहलोत का बयान, उन्होंने कहा कि दोनों की मिली भगत होती है आपस में और अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनाव डिक्लेयर करते हैं। अश्विनी साहब, देश की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान देश की सुप्रीम कोर्ट का है। कम से कम दर्जनों पिटीशंस EVM को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई डिफरेंट लोगों के द्वारा, इवन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इवन कुछ टेक्निकल जो अपने आप को क्लेम करते थे हम EVM की वैधानिकता को, EVM की फंक्शनिंग को लेकर के ठीक नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, सबको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद डिटेल्ड जजमेंट के साथ खारिज किया। लेकिन फिर भी भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के जजमेंट पर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है जो लिमिटेशन के बिना कहने की बात करता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक इंडिपेंडेंट और क्वैसी जुडिशियल संस्थान है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जैसे उनकी पावर्स होती हैं और उनको जो है हटाया नहीं जा सकता है बिना महाभियोग लगाए हुए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 संविधान का जो चैप्टर 15 है उसके अनुच्छेद 324 से 329 तक व्याख्या की गई है और निर्वाचन आयोग को पावर दी गई है को समय के हिसाब से अपने उस हिसाब से देखेंगे कि कहां की कैसी डेमोग्राफी है, उसके हिसाब से टाइमिंग फिक्स करेंगे। झारखंड बस नक्सल बहुल क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ नक्सल बहुल क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर आतंक बहुल क्षेत्र है, तो वहां पर चुनाव आयोग डेट्स फिक्स उसी हिसाब से करेगा, क्योंकि उनको फेजेस में इलेक्शन करवा के सिक्योरिटी को भी देखना है और यह भी देखना है कि किसी प्रकार कोई नुकसान ना हो। बड़ा अफसोस होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट बेल देती है तो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर खारिज करती है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बातें चलने लगती हैं। तो ऐसी हमारी जब संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को सेलेक्टिवली टारगेट किया जाए, सेलेक्टिवली इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए तेलंगाना चुनाव होता है तो तेलंगाना में जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो किसी और पॉलिटिकल, वहां पर EVM पर प्रश्न नहीं खड़ा होता है। कर्नाटक में चुनाव होता है, नहीं खड़ा होता है। मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, हो जाएगा। हरियाणा में चुनाव होगा, एक साथ 2 जगहों पर चुनाव हुआ। मैं सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि अगर संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को खतरे में डालेंगे तो उससे अछूती कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी। और इसीलिए, और रही बात अगर किसी को कोई है तो देश की सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है, वहां जाकर के आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बिना तथ्य के, बिना किसी ऑथेंटिक क्रेडिबल एविडेंस के अगर सबूत, अगर आप उस पर आरोप लगाते हैं तो ये स्वयं के ऊपर, और क्योंकि दुनिया में आपका भारत का नाम खराब होता है। तो देखिए 2 बातें हैं। कोर्ट हमेशा, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच की जजमेंट देखिए जिसमें जस्टिस KM जोसेफ थे, उन्होंने कहा कि जब तक परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होता तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में रहेंगे। फिर पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया। तो ये सब चीजें ब्यूटी देखिए आप। तो अगर किसी चीज से ऑब्जेक्शन तो कोर्ट जाइए और कोर्ट भी फैसला अगर दे दिया तो उसको मानिए। जी, लेकिन दुबे साहब, जो अशोक गहलोत ने कहा है, बड़े नेता हैं देश के अशोक गहलोत, उन्होंने ये कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन टाइमिंग को लेकर के उन्होंने कहा कि ये सरकार के हिसाब से तय किए गए ताकि बीजेपी को वक्त मिल जाए। ऐसा है, ऐसा होता है। 5 साल का पीरियड है टोटल। अगर किसी प्रकार से सरकार गिरती नहीं है या अल्पमत में नहीं आती है और उस 5 साल से 6 महीने पहले और 6 महीने बाद का अधिकार है, तो 5 साल का पूरा पीरियड उसी समय पूरा अगर हो रहा है कहीं पर, तो उसमें टाइमिंग की क्या बात है। 1 साल बाद तो चुनाव हो गए, नहीं एक्सटेंड तो कर नहीं सकते आप, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास भी राइट नहीं, जबकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं हो। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तब होते जब सरकार गिर गई होती, प्रेसिडेंट रूल लागू होता, अल्पमत में होती,
तब तो बात समझ में आती है। 6 महीने पहले और 6 महीने बाद का तो पूरा अधिकार है ही ना। 5 साल आप देख लीजिए महाराष्ट्र में कब चुनाव हुए थे इसके पहले। जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस दिन नतीजे आएंगे उसके 2 दिन जो है अब वो असेंबली का टाइमिंग है, उसके 2 दिन बाद ही ठीक है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तय करने का काम हमारा और आपका और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, और इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंसस पर नहीं चलती है। जी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हूं, तो मैं उस हिसाब से भी आपको कह रहा हूं कि किसी भी कोई संवैधानिक, कोई कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सत्येंद्र जैन को बेल दे दी, तो पहले नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट मिल गई थी, और अब दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा न्याय कर दिया। ऐसा बड़ा सेलेक्टिव जो टारगेट किया जा रहा है एजेंसीज को, वो नहीं। और ईडी किसी को सम्मन करती है जांच करने के लिए, पुलिस सम्मन करती है तो सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगता है। ये थोड़ी व्यवस्था है। आपको तो जांच में सहयोग राजकुमार जी जवाब दीजिए जल्दी से इस बात का। हेमंत जी, 26 तारीख को विधानसभा का सत्र मतलब कार्यकाल पूरा हो रहा है, 23 तारीख को चुनाव हो रहे हैं। अगर कोई दोबारा कोई अपील करेगा तो 1 या 2 दिन में कैसे फैसला होगा? कहीं अगर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे तो कैसे ये सब होगा? इसलिए अशोक गहलोत साहब ने कहा कि ये चुनाव पहले तो आपके पास में इतना बड़ा लंबा वकीलों का कुनबा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं। वो यही तो कह रहे हैं अभी दुबे साहब कि आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप सीधे तौर पर टारगेट क्यों कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को? जब एक तरफ आप कहते हैं कि संविधान में चाहिए, फैसला हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करेगी, है ना? ये फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करेगी। अगर उचित समझा गया गहलोत साहब के बयान को, अगर पार्टी ने कहा नहीं ठीक लगता है, तथ्यों के साथ लग रहा है, अभी ये तय नहीं हो पाएगा गहलोत साहब का बयान पार्टी को ठीक लगा नहीं लगा है। कि सबका विश्वास कायम करे। ठीक है, जमीनी साहब एक एजेंट सीनियर जर्नलिस्ट, आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या अशोक गहलोत राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, इसके तरीके से देखा जाए, या इसके मायने और विस्तृत हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत जी को आज डर लग रहा है कि जो कांग्रेस उनकी पॉकेट में थी राजस्थान में, वो पॉकेट से बाहर निकल रही है। कल जिस अंदाज में सुखजिंदर सिंह रंधावा से सचिन पायलट पहले मिलकर चले गए और गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली बाद में मिले, वो फ्रस्ट्रेशन इस बयान में नजर आ रहा है। और बराबर का दर्जा जिस सचिन पायलट को फूटी कोड़ी आंख नहीं सुहाते, उसे हरियाणा में भी स्टार प्रचारक बना दिया गया और महाराष्ट्र में भी दोनों को संभागवार प्रमुख बना दिया गया। तो कहीं न कहीं ये सचिन पायलट के प्रति वहां पर गहलोत साहब के पास 2 संभाग हैं। वो है, लेकिन वो कहीं न कहीं उनको बराबर का कैडर देना उनको पच नहीं रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान के मामले में जो चुनाव होने, उपचुनाव होने, उनमें 3 सीटों पर सचिन पायलट भारी पड़ रहे हैं इन पे। तो कहीं न कहीं जो अशोक गहलोत अब तक 3 बार, चाहे 98 में हो, चाहे 8 में हो या 18 में हो, तीनों बार जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर राज का सुख भोगा, वो कहीं न कहीं अब उनको नजर आ रहा है कि 2028 में मेरे हाथ से छिनता नजर आ रहा है। और वही फ्रस्ट्रेशन है। और अशोक गहलोत जानते हैं पॉलिटिकली कैसे आप एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करिए, अपने आपको मीडिया जगह देगा। तो इस बयान के पीछे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जरूर है, महाराष्ट्र में अगर 23 को रिजल्ट आता है तो 26 को 2-3 दिन मिलते हैं, और महाआघाड़ी को अगर वो नहीं मिलता है तो आप अपने एमएलएज को रोकना कि वो बिके नहीं, कांग्रेस के एमएलए बिकाऊ नहीं बने, जो महाराष्ट्र की प्रथा है, उसके लिए उसका डर क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं डर है कि हमारे कांग्रेस के एमएलए कहीं बिक ना जाए। महाआघाड़ी को अगर वहां मिलता है बहुमत तो कहीं एनसीपी या शिवसेना ठाकरे वाले वो कहीं बिक नहीं जाए, उद्धव ठाकरे वाले। तो ये जो बात है उसमें कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र का परिदृश्य फिर बता दिया है कि कहीं न कहीं पहले जैसा ही दृश्य होगा। पार्टीज की तरफ से हर चुनाव में ये सवाल तो उठते हैं। ये जमीनी साहब कहते अभी ये हरियाणा में भी उठाया गया कि 99% चार्ज कैसे हो गई, कभी ईवीएम बाहर क्यों मिल गई है। देखिए, तो आप देखिए, राशिद इंजीनियर को पहले बेल मिल जाती है, या फिर हरियाणा के इलेक्शन से पहले एक बाबा जो है जेल से बाहर आ जाते हैं। इस लिहाज से संवैधानिक संस्थाओं पर तो ये सवाल उठ ही रहे हैं कि सरकार के साथ इनकी कोई गठबंधन है। देखिए, ये सब बेमानी बातें हैं। ये जो संवैधानिक संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती है, और आप हरियाणा में आपने ना आपसे समझौता किया ना सपा से समझौता किया। जब आप इंडिया गठबंधन में थे आप हारे ना, आपका वोट शेयर दोनों का बराबर था, लेकिन आपसे रणनीतिक चूक हुई। आप सत्ता के मद में थे, आपको लग रहा था हरियाणा पूरा हमारा है, किसान, जवान और पहलवान कहानी बदल देंगे। लेकिन जो बीजेपी का माइक्रो बूथ मैनेजमेंट था उसकी तोड़ नहीं है, और हार गए। और राजस्थान में भी यही है कि अशोक जो गमछा घुमा के सुपर डुपर पर नाच रहे हैं, बूथ पर बैठने वाले आदमी नहीं है कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि राजकुमार जी, जमीनी साहब ने बहुत बड़ी बातें कही है कि ये आपकी पार्टी के भीतर गुटबाजी की अंदरूनी खुन्नस है जो अशोक गहलोत साहब का बयान आया।
देखिए जेमिनी साहब वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इनके आज के इस बयान की निंदा करता हूं कि गहलोत साहब खुद बहुत बड़े नेता हैं। गहलोत साहब एक ऐसे नेता है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। हर बड़े परिवार में छोटी बड़ी बातें होती रहती है। हो गई थी बीती बात बिसारी, आगे की सूद ले। अब हम आगे की सूद लेकर के महाराष्ट्र को जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के हमारा कैंपेन चालू होगा। अशोक गहलोत जी 2 महीने बेड पे रहे, हरियाणा सचिन में पायलट अच्छा जी मिलने कैंपेन गए किया। क्या? हमने हरियाणा में अच्छा कैंपेन अशोक किया। गहलोत जी, हार जीत तो नीली अशोक छतरी वाले के गहलोत हाथ जी में। 2 महीने और बैठ पे निर्वाचन रहे, आयोग की सचिन जहां तक पायलट बात मिलने आती है, ठीक है, मदन प्रजापति, निर्वाचन अंतिम टिप्पणी आयोग आप अपनी कुछ कहना चाह रहे हैं इस विश्वसनीयता पर? उसके हिंदुस्तान बाद की करते पॉलिटिकल पार्टियों में कायम करे तो बेहतर होगा। मदन नहीं, जी। मैं एक बात से तो राजकुमार जी की सहमत हूं। राजकुमार जी की एक बात से मैं सहमत हूं जी। कि इन्होंने कहा कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सबको साथ लेके चलते हैं। पूरे कांग्रेस की सरकार में पूरे विधायकों को एक साथ ताले के अंदर बंद करके और होटल में बिठा दिया था। सबको ऐसे साथ लेके चलते हैं। और मेरे को तो फिर कहता हूं कि घिसड़ाई रगड़ाई का जवाब नहीं है। 25 जून का इन्होंने 15 जून 1975 का लेकिन जवाब अगर नहीं दिया। आयोग पर लेकिन सवाल कोई खड़े बात होते हैं नहीं तो आयोग की भी लेकिन जिम्मेदारी मोहब्बत है की कि दुकान- आकर के उनका शंकाओं का समाधान करे, सार्वजनिक तौर पर या जवाब दें। बहुत शुक्रिया देखिए, इन जी, आयोग तमाम हर बार- मेहमानों का, सभी का आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक गहलोत के बयान के मायने क्या उनकी पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी फूट और गुटबाजी है या फिर कुछ और, इसे लेकर के चर्चाएं अभी रुकी नहीं है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और ज्यादा बढ़ती जाएंगी।